हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पिछले एपिसोड में देखा था एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन। ध्यान से देखो, एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन में हमने देखा कि दो तरह की कंडीशन बनेंगे, एक तो डायरेक्ट लोड और एक ट्विस्टिंग मूवमेंट। एक बनेगा डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग मूवमेंट। मैंने बहुत अच्छे से पिक्चोरियल व्यू में आपको दिखाया था कि एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन जो है ना, एसेंट्रिक लोडेड जो कनेक्शन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से व्यूज में आपको दिखाया था फिगर के माध्यम से। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको क्या ये फील हुआ था कि भाई हम 1 2 3 4 5 6 और 5 में दो तरीके के फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। एक था एफ डी आई, क्योंकि दोस्तों इस एफ डी आर एफ टी आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे अभी बताऊंगा आपको क्या रोल है। एफ डी आई आपको हमेशा ये पता लगा था पिछले उसमें, मैंने बताया आपको एफ डी आई के बारे में कि हमेशा ये डायरेक्ट शियर फोर्स होगा और ये लगेगा ड्यू टू डायरेक्ट लोड। FDI direct shear force due to the direct load, and this will act always in a downward direction. FTI के पीछे मैंने आपको बताया था कि टॉर्जनल शियर फोर्स ड्यू टू दी ट्विस्टिंग मूवमेंट है ये। और दोस्तों हमने ये भी आपको बताया था कि इसको लेने का तरीका क्या है। FTI को, दिस इज एक्ट परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग टू दिस CG ऑफ द बोल्ट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर FDI डाउनवर्ड लगा तो R1 रेडियस का जो आपका ये रेडियस है, इस लाइन से CG ग्रुप ये है ना, इस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। लेकिन इसका भी सवाल याद रखना है, ये भी याद रखना है। ऐसे ही FDI FD6 परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही लगेगा, FD5 लेकिन आपका परपेंडिकुलर ऐसे FD5। यहाँ पर देखिएगा आर वाले 4 वाले डिबेट को, ये तो डाउनवर्ड लगेगा लेकिन आपको ऐसे घुमाना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर। इससे देख रहे हैं ना, इससे देख रहे हैं, सवाल ये है ये, इससे जो रेडियस रहेगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिएगा डाउनवर्ड FD3 नीचे लगा, अब ऐसा घुमाना आपको तो ये ऐसा। इसके बाद तुम्हारा FD2 तो नीचे लगेगा, लेकिन FD2 आपका परपेंडिकुलर ऐसे ही लगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप FD2 ऐसे लगाते तो फिर वो ऐसे घूम जाता। समझ गए ना, अब पूरी कहानी आपको, पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है। पिक्चर मुझे जहां तक लग रहा है पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है, मुझे बताओ ठीक है। तो इतनी बातें आपने देखी दोस्तों। उसके बाद हमने देखा था कि FDI क्या है, बहुत अच्छे से जाना। दिस इज द डायरेक्ट शियर फोर्स ड्यू टू द डायरेक्ट लोड। FTI है टॉर्जनल शियर फोर्स ड्यू टू द ट्विस्टिंग मोमेंट। T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा बाई L। इस फॉर्मूले की मदद से दोस्तों हम आगे निकालना सिखाएंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अभी सबको सीखोगे आप। FDI इज इक्वल टू P बाई N था। कैसे निकालोगे FDI, बहुत आसान था। टोटल जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है पूरे ज्वाइंट में, उसके अपॉन नंबर ऑफ रिवेट कर दोगे या नंबर ऑफ बोल्ट कर दोगे तो वहां पर आपको एक बोल्ट का फोर्स आ जाएगा। P तुम्हारा डायरेक्ट लोड था। इसके बाद हमने आपको कुछ भी नहीं बताया था, यहीं तक बस अभी किया। इसके बाद अब देखिएगा, अब देखो जरा, आज यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों हमने बात की FDI, और FDI इज इक्वल टू एक ही फॉर्मूला था जो कि टोटल फोर्स अपॉन N था। और N का मतलब नंबर ऑफ रिबेट थे या नंबर ऑफ बोल्ट थे, जो कि मैंने 6 लगा के आपको दिखाए थे। यही वजह थी कि FDI इज इक्वल टू दोस्तों हमने कहा कि ये हुआ P/6। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ से निकल के आया, और इसी को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोला था कि नहीं बोला था, इसी को बोला था कि इक्वेशन नंबर 1, यस और नॉट। वेरी गुड। यहाँ पर P तुम्हारा डायरेक्ट लोड था, N नंबर ऑफ बोल्ट्स था, और दोस्तों FDI जो था वो था क्या, डायरेक्ट शियर फोर्स ड्यू टू दी डायरेक्ट लोड। अब बात करते हैं FTI का। अब बात करते हैं हम FTI के लिए, शुरू करते हैं काम। लेकिन FTI के लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, T/J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा बाई L। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कभी अगर आपको शियर स्ट्रेस ऐसे इन दोनों में रिलेशन निकालना हो, T/J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R में रिलेशन निकालना हो, तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि शियर स्ट्रेस निकालने के लिए आपको T इंटू आर करना पड़ेगा अपॉन J करना पड़ेगा, यस और नॉट। लिख सकते हैं ना, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस कर सकते हैं, यस और नॉट, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड। अब देखो इधर ध्यान से, क्योंकि दोस्तों ये जो कंडीशन हम पढ़ भी रहे हैं, एक्चुअली में हम कंडीशन पढ़ भी क्या रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कंडीशन, मतलब कि हम जो सिचुएशन पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। इस बात को तो आपको पता ही है ना, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं सर, केस हमारा पहला ही था, डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट वाला केस पढ़ रहे हैं।
डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट कंबाइंडली वाला इफेक्ट, ट्विस्टिंग मोमेंट वाला केस पढ़ रहा है। इसी के लिए तो इतनी मारा मारी हो रही है। तो डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट की कहानी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर T इंटू आर अपॉन जे इज इक्वल टू, आपने टाउ देखा, टाउ यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस है, ये भी हमने बताया आपको। अब आते हैं कि इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मैं शियर स्ट्रेस के साथ अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी आपका मेंबर है, वो जो बार है जिसमें आप ये इफेक्ट देख रहे हो डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कर दूं तो आप क्या कहोगे? कहने का मतलब है स्ट्रेस इनटू एरिया कहा जाए तो क्या ये फोर्स ही आएगा? और दोस्तों जब शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया की बात हो रही है, क्योंकि कहने का मतलब हम ट्विस्टिंग वाले इफेक्ट की बात करते हैं, ये एरिया फोर्स भी आपका टॉर्जनल वाला ही आ रहा होगा क्या? यही बस वजह है, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो यही वजह है। तो एक फॉर्मूला हमने बनाया है, ध्यान से देखना और आपको समझ में आ जाएगा वो क्या बनाया है। FTI के लिए बना रहे हैं, ध्यान से देखो एक सेकेंड। FTI के लिए बना रहे हैं, FTI किसके लिए बना रहे हैं दोस्तों? FTI। FTI इज इक्वल टू दोस्तों आपके ही अनुसार बना रहा हूं, देखो सबसे पहले तो T इंटू आर इंटू आई, क्योंकि T तो ट्विस्टिंग मोमेंट अपनी जगह है, लेकिन इंटू आर आई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं इंटू कर देता हूँ, T इंटू आर आई अपॉन में आपका J करना पड़ेगा और इंटू ए भी करना पड़ेगा, भी करना पड़ेगा, बल्कि इवन ए आई भी करना पड़ेगा। ये बात समझ आई नहीं आई? ये बात समझ आई नहीं आई? T इंटू आर आई कहाँ से आई ये समझ में? यहाँ से आई, क्योंकि हमें चाहिए फोर्स ड्यू टू दी ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्जनल फोर्स ड्यू टू दी टॉर्जनल मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। दिस इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब शियर स्ट्रेस जो टाउ है वो निकाला जाता है T इंटू आर से। T आपका ट्विस्टिंग मोमेंट है, R वही वो रेडियस है, J वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इवन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो T इंटू आर आई इंटू ए आई अपॉन आपने J कर दिया दोस्तों। यहाँ पर सारी की सारी बातें हम कर लेते हैं, यहाँ पर सारी की सारी बातें मैं लिख देता हूँ। कहने का मतलब है आपने बहुत ही आसान तरीके से एक फॉर्मूला निकाल के देखा है कि सर FTI इज इक्वल टू T इंटू आर आई अपॉन J इंटू ए, क्या ए आई। अब देखना इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें मैं करने वाला हूं, अभी देखते रहो आप दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर T क्या चीज है, या FTI लिख देते हैं फिर से, क्या दिक्कत है? FTI क्या निकाल रहे हैं आप दोस्तों? FTI का मतलब था, पहले भी बताया था, दिस इज द टॉर्जनल फोर्स। ये क्या था दोस्तों? टॉर्जनल शियर फोर्स था। ये क्या था दोस्तों? टॉर्जनल शियर फोर्स इसको कह रहे थे, टॉर्जनल शियर फोर्स ड्यू टू दी ट्विस्टिंग मोमेंट, क्या ड्यू टू दी ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके, ये तो हो गया आपका ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण टॉर्जनल शियर फोर्स। आर आई क्या है दोस्तों? यहाँ पर आर आई डिस्टेंस ऑफ द आयत, आर आई क्या है? ये तुम्हारा रेडियस भी आप कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ द आयत फ्रॉम द सीजी ऑफ द बोल्ट, डिस्टेंस ऑफ, अभी समझाऊंगा आपको, आप टेंशन ना लो। डिस्टेंस ऑफ द आयत, जोन सा बोल्ट है, डिस्टेंस ऑफ द आयत बोल्ट फ्रॉम CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ CG ग्रुप ऑफ द बोल्ट, CG ऑफ ऐसे लिखेंगे, CG ऑफ बोल्ट ग्रुप। याद आ रहा है कुछ ये आयत क्या चीज था? पिछले उसमें मैंने आपको बताया फिगर में कि भाई तुम ऐसे बना रहे थे, एक रिवेट इधर था, एक रिवेट इधर, बोल्ट इधर था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा, याद आ रहा है? 1 2 3 करके आप बना रहे थे। यहाँ पर आप कहीं इधर क्या कर रहे थे? यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको डिफाइन कर रहे थे कि CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप। तो ये आपका R1, ये तुम्हारा R2, ये तुम्हारा R3, ये तुम्हारा R4, R5, आपसे इस नंबरिंग के हिसाब से जो सा नंबर आपने रिवेट को दिया है या बोल्ट को दिया है। तो यही तो है डिस्टेंस ऑफ द आयत बोल्ट। कहने का मतलब कौन सा बोल्ट है
उसके नंबरिंग आप कर देना। जैसे मैं कहूँ कि I5 तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबरिंग मान लेता हूँ मैं, इसको 5 कर देता हूँ इस बोर्ड को। ये क्या दिखाएगा आपको, ये डिस्टेंस है इस 5वें बोर्ड का, कहां से, इस बोर्ड ग्रुप का। बोर्ड ग्रुप ये है ना, उसका सीजी यही था ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से था ना, यहाँ से ये सीजी, तो वही तो दिखा रहा है। क्यों घबराते हो आप, तो आयत भी आपको पता लग गया, अभी बताऊंगा आपको आगे। उसके बाद एक और चीज है जो कि आपने नहीं पढ़ा है अभी, मतलब नहीं लिखा, और वो है दोस्तों जे। जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है भाई, आप सभी लोगों को कई बार दिखाया है, कहीं दिखा बात, पोलर मोमेंट इनर्शिया ऑफ द बोर्ड ग्रुप। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बता दें आपको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोल्ट ग्रुप। बोल्ट ग्रुप और बोल्ट में फर्क है, इस बात को ध्यान रखना। बोल्ट ग्रुप में आपका टोटल आ गए हैं छयों का कंबाइंड इफेक्ट। अब लास्ट बचता है ए आई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट, किसी पर्टिकुलर एक का होगा वो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी एस लिख रहा है ऐसे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट होगा ये बोल्ट ग्रुप नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सिचुएशन में अब ट्विस्टिंग आती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें, यहाँ तक सारी की सारी बातें हमें पता लग जाती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिचुएशन में टेन तब आता है दोस्तों, अभी तक कोई दिक्कत नहीं लग रहा मुझे। आपने यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया, टी इंटू आर आई अपॉन जे इंटू ए आई बना दिया। टी यहाँ पर ट्विस्टिंग मूवमेंट है, टी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, टी क्या है, ये जो टी है ना, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ये जो टी है ना जी, ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो ट्विस्टिंग लग रहा होगा मूवमेंट, तो ये क्या है दोस्तों, ट्विस्टिंग मूवमेंट है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आप निकाल सकते हैं कैसे भाई, पिछली क्लास में आपको फिगर नहीं बताया था कुछ ऐसा, रफली बनाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे फियरली फिगर आपको पिछली क्लास में बना रखा है, इसलिए रफली बनाऊंगा एक, कि आपको थोड़ा सा याद करा पाऊँ। ऐसा बनाया था, और ये कुछ ऐसा फिगर बनाया था, याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ बनाया था दोस्तों, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है सर। यहाँ पर एक बोर्ड इधर बनाया था, एक बोर्ड इधर बनाया था, एक बोर्ड यहाँ पर, एक बोर्ड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इधर एक लाइन जा रही थी आपकी, जिनको आप वेब लाइन कह रहे थे, याद आ रहा है कुछ, वेब लाइन, बिल्कुल। और इन्हीं के बीचों बीच दोस्तों हमारा सेंटर ऑफ ये था, बोल्ट ग्रुप का सीजी था, और इसी के लाइन से बीचों बीच जो निकल रही थी उसको सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप कह रहे थे, और सीजी लाइन कह रहे थे दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपका फोर्स इधर लग रहा था पी नाम का, और इसके सीजी तक, इसके सीजी से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोल्ट ग्रुप से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ई था। इसको नंबरिंग आपने किया था 1, इसको 2 लिख रहे थे, इसको 3 लिख रहे थे, इसको 4 लिख रहे थे, इसको 5 लिख रहे थे, इसको 6 लिख रहे थे, याद ही हो गया होगा आप तो फिगर आपको, वेरी गुड। अब उसके बाद आपने क्या किया था दोस्तों, कि ये जो हमारा बोर्ड ग्रुप जो था, ये बोर्ड ग्रुप जो था यहाँ पर, इस बोर्ड ग्रुप से आपने क्या किया था, याद देखना, इधर पहले आपने याद देखा कि एक बोर्ड, एक बोल्ट ये है, और एक बोल्ट इसी के नीचे ये है, एक बोल्ट यहाँ पर लगाया। इसके बाद आपने देखा कि एक बोल्ट यहाँ पर था, एक बोल्ट यहाँ पर था, और एक बोल्ट यहाँ पर था, इसी के अनुसार लगाया आपने। इसको नंबरिंग आपने जिस हिसाब से की उस हिसाब से आपने इसको बोला, ये वाला बोला था आपने R1, इधर बोला था आपने R2, है ना, इधर बोला था आपने R3, इधर बोला था आपने R4, इधर बोला था आपने R5, इस डिस्टेंस को आपको बोलना पड़ेगा R6। FD1 ये सब फंडा मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर नहीं डिस्कस करते। FD1 FD2 FD3 वो सब बता रखा हूँ कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में। अभी हमारा मकसद कुछ और आपको बताना, हमारा मकसद ये है दोस्तों, जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली मैं अगर आपसे कहूँ कि ट्विस्टिंग मूवमेंट जो क्रिएट होगा वो आपका P इंटू ई से होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो भाई, फोर्स आपका ऐसा लग रहा है ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये है, वही तो क्रिएट कराएगा। और वो ये जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है ना, दिस इज द अबाउट द सीजी ऑफ द बोर्ड ग्रुप। दोस्तों ये जो है ना, ये सीजी ऑफ द बोर्ड ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोर्ड ग्रुप का पूरे 6 बोर्ड ग्रुप का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही इसी के अबाउट ये मूवमेंट क्रिएट कराएगा। और वो ट्विस्टिंग मूवमेंट जो होगा दोस्तों, दिस फोर्स इनटू दिस एसेंट्रिसिटी, यही वो ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। ये बात तो आपको पता लग गई क्या, नहीं लगी, यही वो ट्विस्टिंग मूवमेंट क्रिएट कराएगा। वेरी गुड, ये हो गए दोस्तों ट्विस्टिंग मूवमेंट। कहने का मतलब हम इफेक्ट ही क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मूवमेंट का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्विस्टिंग मूवमेंट का जिक्र तो होना ही है। तो कहने का मतलब है टी इज इक्वल टू, जब जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो इसको मैं पीई लिखूंगा भाई, आप टेंशन ना लें, इसलिए टेंशन नहीं ले, मैं जब जब टी लिखूंगा वो पी इंटू ई लिखूंगा।
अब आते हैं दोस्तों कि हमारे पास फॉर्मूला तो चलो ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन देखो। अब आगे की कैलकुलेशन देखो दोस्तों, हमने अभी जस्ट पहले ही एफ के लिए, अभी जस्ट पहले ही मैंने एफ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला निकाला कि टी ट्विस्टिंग मोमेंट इंटू आर आई अपॉन जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ए आई, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर हमने देखा है कि सर ट्विस्टिंग मोमेंट जो होना चाहिए पी इंटू ई होना चाहिए, लेकिन एक नई चीज जो है वो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। दोस्तों जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बोर्ड ग्रुप का होता है, लेकिन वो बोर्ड ग्रुप है उसमें तो बहुत सारे बोर्ड है ना जी, क्योंकि ए जो है ना ए, वो एरिया ऑफ ए आई जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि जे क्या है, जे अगर आपको पोलर मोमेंट इनर्शिया निकालना है तो जे तो एक का नहीं निकले ना गए भाई, क्योंकि जे निकालने का तरीका ही होता है दोस्तों ए इंटू आर स्क्वायर से। भाई जे जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे इज इक्वल टू ये होता है ए इंटू आर स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है। लेकिन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग बोर्ड का अलग होगा भाई, वन बोर्ड का अलग होगा, टू का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा। तो कहने का मतलब ये तो एक का आ जाएगा ना, एक का थोड़ी होगा जे का, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें हम लिखते हैं समीशन ऑफ ए इंटू आर आई स्क्वायर, ए आई इंटू फॉर्मूला तो यही होता है पोलर मोमेंट का ए आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए आई है आर आई है, ये तो एक का आया। जब आप इसमें समीशन शब्द जोड़ देते हैं ये तो टोटल आ जाएगा क्या, इसलिए जे का वैल्यू हमें पता लग गया यहाँ से ए समीशन ऑफ ए आई एंड आर आई स्क्वायर एंड पी इंटू ई, दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट। लेकिन मैं आपसे एक शर्त देता हूं, चलो इसको तो आप डब्बे में बंद कर ही दो ये लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। दोस्तों मैं एक कंडीशन देता हूं आपको कि अगर सारे के सारे बोल्ट का डायमीटर सेम हो तो। कंडीशन नंबर वन, अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। मैं आपसे कहता हूं इफ ऑल द बोल्ट हैव द सेम डायमीटर, इफ ऑल द बोल्ट्स हैव सेम डायमीटर, अगर मैं एक सिचुएशन दे दूं, क्योंकि होता भी है ऐसा, सिचुएशन देने की भी जरूरत नहीं है बल्कि जनरली होता भी है, इफ द ऑल द बोल्ट्स हैव द सेम डायमीटर, वो छह के छह जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये छह के छह जो बोर्ड लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ये छह के छह बोर्ड जो लगे हैं वो सेम डायमीटर के अगर हो जाए तो दोस्तों सिचुएशन में चेंज आएगा भाई, क्या नहीं आएगा। अरे सिचुएशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, कैसे चेंज आएगा चलो मैं बताता हूँ। कहने का मतलब है कि जो आपका एफ है इसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, ऊपर हमारा टी आर आई आपने रख दिया, टी इंटू आर आई कर दिया, वेरी गुड। यहां पर दोस्तों जे की जगह आपने क्या कर दिया, समीशन ऑफ ए इंटू आई, ए आई इंटू आपने आर आई का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में ए आई तो आएगा ही ना, मल्टीप्लाई में आपका क्या आ गया, ए आई तो है, ए इंटू आई तो है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एफ टी आई का फॉर्मूला था अभी तक। लेकिन दोस्तों अगर डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है अगर, तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें आप, अगर डायमीटर सेम है ना, डायमीटर सेम है तो आर आई और नीचे आर आई मतलब कि टी आर आई जो है ना, ऊपर से ए आई और ए आई वाला जो कहानी है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तुम, यहाँ पर जो ए आई वाली चीज है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना फिर तो, अगर आपके सारे के सारे बोर्ड के डायमीटर सेम हुए, सारा
बताओ कि कब से नहीं आ रही तो आवाज, बहुत देर से नहीं आ रही क्या? तो बताना जरा मुझे जल्दी, नहीं तो मैं पीछे से पूरा बता दूंगा फिर। मुझे लग रहा है कि ध्यान गया नहीं। कब से नहीं आ रही आवाज? ये वाला सुनाई दे दिया था आपको कि ये मैं जब बता रहा था, इस स्लाइड से, ये दूसरी स्लाइड है, यहाँ से मैंने बता दिया था आपको एक बार, फिर चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा। यहाँ से मैंने आपको डायरेक्ट लोड ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना सिखा दिया था। ये मैंने आपको बताया था कि शियर स्ट्रेंथ इनटू एरिया जो है फोर्स होता है, तो यहाँ से निकालना सिखाया। यहीं से हमने देखा कि एफ टी आई क्या है, आर आई क्या है, जे क्या है, ए आई क्या है, टी क्या है। उसके बाद देखा हमने कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू एसेंट्रिसिटी, कहने का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर हमेशा जो डाउनवर्ड फोर्स है वो एफ डी आई होगा, एफ डी वन एफ डी सिक्स इस तरह से ले लिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमारा होगा इस बोर्ड ग्रुप के आर, इस लाइन से, बोर्ड ग्रुप लाइन से जो आपका आर जा रहा है डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर लेना 90 डिग्री पर। लेकिन डायरेक्शन ये भी ध्यान रखना है, ये वाली डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है क्लॉकवाइज का। तो मुझे बताओ यहाँ तक साफ है? उसके बाद जो हमने एफ टी आई के लिए फॉर्मूला प्रूव किया, P इंटू ई इंटू आर आई अपॉन द समेशन ऑफ आर आई का स्क्वायर, क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा कि अगर सेम बोल्ट, सेम डायमीटर के बोल्ट होते हैं दोस्तों, तो वहां पर ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो टी आर आई अपॉन समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर टी का मान मैंने रखा P इंटू ई, बस इतना ही किया है। मुझे बताओ यहाँ तक सब साथ है कि नहीं है? तो इतनी बातें हमने सीखी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इतनी चीज हमने करी क्यों है? इतने सवाल यह है कि हमने इतनी चीज करी क्यों है दोस्तों? इतनी चीज हमने इसलिए करी है क्योंकि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है दोस्तों यहाँ से, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आता है दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ith ज्वाइंट, रिजल्टेंट फोर्स ऑन दी, ये रिजल्टेंट फोर्स आता है किसी भी ith मतलब कि जोन से में आप निकालना चाह रहे हैं, जिस भी बोल्ट में, ith बोल्ट का मतलब है जिस भी बोल्ट में आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं ना। क्योंकि यार इधर देखो, मैं बताता हूं आपको क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, इसको देखो, देखो भाई, किसी भी बोर्ड को उठा के देख लो, आप फर्स्ट बोर्ड को उठा के देखो, आप सेकंड बोर्ड को उठा के देखो, आप थर्ड बोर्ड को उठा के देखो, फोर्थ बोर्ड को उठा के देखो, आ गया, फोर्थ बोर्ड को उठा के देखो, यहाँ पर पांचवें वाले बोर्ड को दिखाओ उठा के देखो, या छठवें वाले बोर्ड को उठा के देखो, हर एक बोल्ट में दो तरह का फोर्स लग रहा है, हर एक बोल्ट में दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक एफ डी वन, एक एफ डी आई और एक एफ टी आई। जब दो फोर्स आपके लग रहे हैं और दोनों फोर्स जो है कुछ ऐसे लग रहे हैं, दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसे अगर एक लग रहा है तो एक परपेंडिकुलर में लग रहा है, समझ रहे ना एक तरह से। तो जब दो फोर्स लग रहे हैं दोस्तों, तो इनका रिजल्टेंट तो बनना स्वाभाविक है, इसलिए वो आयत शब्द दे रहा है, मतलब कि हर एक बोल्ट में, जिस भी बोल्ट में आप निकालना चाहिए, आयत का मतलब 1 में निकालो, 2 में निकालो, थर्ड में, तो हर एक बोल्ट के लिए, हर एक बोल्ट के लिए, हर एक रिबेट के लिए जो भी आप कहें, रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। तो चलिए इसको हम डिनोट करते हैं एफ आर से। एफ आर और आई इसलिए है क्योंकि दोस्तों हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी भी बोर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ती है एफ टी आई की और एफ डी आई की। कैसे? इसमें सबसे पहले पड़ेगी एफ डी आई प्लस एफ टी आई, दोनों निकालना हमको आ गया है, प्लस 2 FD1, 2 FDI एंड इंटू FTI cos थीटा। ये है दोस्तों फॉर्मूला। जब रिजल्टेंट निकालते होंगे आपने जरूर ये फॉर्मूला कहीं बचपन में जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा, F1 प्लस F2 प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, सुना था कुछ? वही है रिजल्टेंट निकालने का। FRI, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ith बोल्ट, FRI इज इक्वल टू FT1, ये FDI का स्क्वायर है, FTI का स्क्वायर, 2 FD1 एंड FT2। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, FRI इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ith बोल्ट, दिस इज इक्वल टू FTI का स्क्वायर प्लस FDI का स्क्वायर प्लस 2 FDI इंटू FTI इंटू कॉस थीटा। तो ये है दोस्तों, और ये अंडरवुड में होगा, ये दोस्तों ये अंडरवुड में होगा, इसको हल्के मत लेना, ये तुम्हारा जो है ना यहाँ पर अंडरवुड में है, ये ना जो अंडरवुड में है दोस्तों, कहने का मतलब है ये है अंडरवुड में, ये है ना, कहने का मतलब मेरा ये अंडरवुड में है, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला निकल गया एफ डी आएगा। इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, बंद किया जाए इसको ऐसा, ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। इसी के लिए इतनी मेहनत हो रही थी दोस्तों, यही है वो
FRI रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ith बोर्ड दिस इज इक्वल टू FDI स्क्वायर प्लस FTI स्क्वायर प्लस 2 FDI इंटू FTI इंटू कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी के लिए अगर हम बात करते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए, तो सेफ्टी के लिए एक चेक लगाते हैं हम, और वो सेफ्टी क्या कहता है कि कभी भी जीवन में FRI है ना, किसी भी बोर्ड ग्रुप का जो FRI है इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू VDB। कभी भी ध्यान रखिएगा जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होगा वो हमेशा उससे कम ही आना चाहिए रिजल्टेंट FRI। ये रिजल्टेंट फोर्स है या तो बराबर हो स्ट्रेंथ से, या तो FDB क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, सॉरी VDB क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। क्या है जी ये डिजाइन, ये तो है तुम्हारा FRI, इसको तो आप FRI से डिनोट कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ith बोल्ट, और FDB का मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। कहने का मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट की जो सामर्थ्य है या तो वो ज्यादा हो, पहले तो ज्यादा होनी चाहिए इस रिजल्टेंट फोर्स से। ये तो एक्सटर्नल इफेक्ट है ना एक तरह से, ये तो एक एक्सटर्नल इफेक्ट है ना जो आप चेक कर रहे हैं। और सेफ्टी पर्पज के लिए जो एक्सटर्नल लोड का इफेक्ट है FRI, वो हमेशा ये तो कम होना चाहिए स्ट्रेंथ से, और ये तो बराबर होना चाहिए। कहीं अगर FRI रिजल्टेंट फोर्स स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ तो भैया ये खतरा है। तो सेफ्टी के लिए आपको ये भी चेक करना है। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपने सीखी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी। यहाँ से समझे या नहीं समझे बताओ, बोलो। हम्म, अभी आपने ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वोल्ट कनेक्शन का या सेंट्रिक लोडेड कनेक्शन का, ये बहुत आसान लग रहा है आपको, और आसान इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से भी समझाया है। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो हवा टाइट हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होता है। जब इस तरह का फिगर आप पहली बार देखते हैं तो हवा टाइट होना स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर आप पिछले एक एक चीज को मेरे सुन रहे हैं, पिछले क्लास से लेकर अभी तक एक एक चीज को सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। वही चीजें हैं, वही फॉर्मूले हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं। क्या आपने ये फॉर्मूला पहले नहीं सुना था, T/J/τ/r/g(θ/L)? क्या नंबर ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ रिवेट के बारे में आपने नहीं सुना था कभी? तो सभी चीजें वही हैं, कुछ बस थोड़ा सा ये जो नया तरकीब है, तरकीब बताई है, वही थोड़ा सा नहीं थी। समझ रहे बात को? एक फॉर्मूला और यहाँ पर यूज किया जाता है, लेकिन उससे पहले और एक चीजें भी पूछी जाती हैं आपसे कि बताइएगा कि जैसे मैंने आपको 6 बोर्ड बताए यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। ये जो टॉपिक है आपका सेंट्रिक लोडेड कनेक्शन, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए है। सब्जेक्टिव में तो आपका पूरा आपका FRI निकालने के लिए बोलेगा पूरा तरीके से, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि पार्ट पार्ट तोड़ के पूछ सकता है, पार्ट पार्ट तोड़ के पूछ सकता है। पार्ट पार्ट तोड़ के पूछने का मतलब है हो सकता है कि 1 का और 2 का FTI और FT1 निकालने को पूछे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, है ना तरीका। क्वेश्चन कराऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के जो क्वेश्चन है उस पर आधारित कराऊंगा, टेंशन न ले। लेकिन यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है और उस पर डिस्कस करते, पूछा जाता है कि इन 6 बोल्ट में से, ये दिख रहे हैं ना आपको 6 बोल्ट, इनमें से मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट में से कौन से आते हैं दोस्तों? ऑप्शन देगा। मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रखा है एग्जाम में, देखना आप किसी में SSC में आ रखा है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी मैंने देखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिगर सेम देगा, फिगर ऐसे देगा जैसे ये वाला फिगर है। विच टाइप ऑफ बोल्ट द मोस्ट क्रिटिकल अंडर द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, अंडर द कंडीशन ऑफ मोस्ट क्रिटिकल, which type of bolt or which bolt occurs in the मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट? कौन से बोल्ट हैं जो कि आपके आएंगे मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के कंडीशन में? तो बेटा मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के कंडीशन में आपके पास 4 ऑप्शन देगा, वो देखो बोलेगा 1 and 6, 1 and 2, दूसरा ऑप्शन 1 and 3 एंड 1 and 5। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट का मतलब है कि जोन सा बोल्ट आपके फारदेस्ट फ्रॉम द CG ऑफ बोल्ट, वो बोल्ट होंगे जो कि CG बोल्ट ग्रुप का जो CG है उससे ज्यादा दूर होंगे।
और दूसरी बात, एंगल बिटवीन द एफडीआई एंड एफटीआई भी जिसमें स्मॉलेस्ट होगा। दो सिचुएशन है यहाँ पर। किसी भी बोर्ड ग्रुप मतलब कि बोर्ड का जो अरेंजमेंट है, इसमें सबसे मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड का मतलब होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है ट्विस्टिंग होने का और फेलियर होने का। उसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें दो ही बोल्ट हैं, जैसे कि आपका इस फिगर में आप देख रहे हैं, तो एक तो बोल्ट नंबर 1 और एक है दोस्तों बोल्ट नंबर 5। इन्हीं को कहा जाएगा मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट 1 और 5 को। क्योंकि दोस्तों द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट आर दोज विच आर द फारदेस्ट फ्रॉम द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप एंड इन विच द एंगल बिटवीन द एफडीआई एंड एफटीआई इज स्मॉलेस्ट। अच्छा दोस्तों, उस फिगर को देखो जरा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? पहली बात तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर इस बोल्ट ग्रुप से, चलो मैं मानता हूं, इस बोल्ट ग्रुप्स के ये जो सीजी है इससे ये वाला और ये वाला तो नजदीक होगा, ठीक है मैं मानता हूं। दूर वाले जो होंगे वो ज्यादा जल्दी जल्दी फटेंगे या ट्विस्टिंग होगी इसमें। एक दूर ये हो गया, एक दूर ये हो गया, ठीक है। लेकिन सर ये भी तो दूर है और ये भी तो दूर है, इनको क्यों नहीं कहा आपने 2 और 4 को? तो चलिए पहली सिचुएशन में तो आपका हमारे पास यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया है कि सर 1, 5, 4 और 2 में होना चाहिए था। ये तो दो पहले ही हट गए आपके, छठवां वाला हट गया और तीसरा वाला हट गया, ठीक है। अभी भी 2 और 4 दिमाग में है कि सर ज्यादा फारदेस्ट मतलब दूर वाला। लेकिन जब दूसरी डेफिनेशन आप साथ में पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली कि सर एफडीआई और एफटीआई के बीच का जो एंगल है वो सबसे कम भी होना चाहिए, तो देखो इस फिगर में देखो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल आपको कहां पर दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें एफटीआई और एफडीआई का, इसीलिए मैंने आपको बताया था, पहले ही फिगर बना दिया था। इस एंगल को देखो सबसे बड़ा एंगल, इस एंगल को देखो खूब बड़ा एंगल, बाहर वाला एंगल आप बोल सकते हैं। इस एंगल को देखो खूब बड़ा एंगल, क्या इस एंगल, ये तो खैर जीरो ही है, ये तो वैसे भी नजदीक है। तो आप ध्यान से देखें कि ये वाला एंगल जो है बहुत छोटा है, ये वाला देखो, और सेम थिंग ये वाला एंगल भी बहुत छोटा है, ये वाला एंगल भी आपका बहुत छोटा है। ये एंगल आप देख रहे हैं दोस्तों, एंगल देखने का तरीका भी ध्यान रखना है। एंगल देखने का तरीका जो है वो इस तरीके से है। एंगल देखने का तरीका आपका ये है, ठीक है। ये हो गई जी बात। तो ये देखिएगा छोटे छोटे एंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके एंगल भी छोटे हुए एफडी और एफटीआई के बीच में, और ये दूर भी है। तो कहने का मतलब आप समझ गए कहानी को पूर्ण तरीके से, कहानी को आप पूर्ण तरीके से समझ गए दोस्तों। भैया सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि 1 और 2 क्या है, 1 और 5, सॉरी 1 और 5 मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट है। 1 और 6 क्यों नहीं हो सकता? 1 और कौन सा, 1 तो है, 1 तो है, 1 को तो मैं मना नहीं कर रहा। आपका क्वेश्चन ये 6 क्यों नहीं हो सकता? 6 क्यों होगा? 6 तो फिर नजदीक भी हो रहा है ना, दूर का बताना है ना। 6 तो नजदीक भी तो हो रहा है, तो वो कंडीशन तो फिर गड़बड़ा गई ना। 6 और 3 तो पहले ही हट गए ना जी। भाई ये वाला थर्ड वाला और ये 6 वाला देखो ना, इस सीजी ऑफ बोर्ड ग्रुप ये है, ये और ये तो पहले ही हट गए थे। अब समझ गए? खैर इस पर मैं अगले एपिसोड में भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये थी बातें दोस्तों। दोस्तों ये मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड ढूंढना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ध्यान से समझो पहले बात। तो मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड ढूंढना इसलिए जरूरत है क्योंकि दोस्तों जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के टाइम पर हम अलग अलग बोर्ड पर ना निकालें, हम फालतू का समय बर्बाद ना करें कि एक पर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालो, 2 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालो, 3 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालो, 3 6 पर निकालो, 5 पर निकालो। इसमें समय जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स निकालना तो मैंने आपको समझा ही दिया है। रिजल्टेंट फोर्स तो कुछ भी करो आपको निकालना ही निकालना है। क्योंकि दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें वहीं से सेफ्टी पता लगेगी। कहीं पता लग रहा है आपने डिजाइन कर लिया है करेक्शन को, लेकिन वो सेफ्टी दे ही नहीं रहा है, वो तुरंत पता नहीं कब फेल हो जाए। इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे एफआरआई की। पहले तो डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना मैंने सिखा दिया आपको, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना, अपने बोल्ट का प्लेट का सब निकालना सिखा दिया बेटा। और उसके बाद आपको एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन का कभी यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको एफआरआई निकालना भी सिखा दिया, रिजल्टेंट फोर्स निकालना भी सिखा दिया। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद आपको यह बताना चाह रहा हूं मैं कि हम फालतू का समय बर्बाद नहीं करते कि
2 पर निकालो, 3 पर निकालो, 4 पर, 6 पर, ऐसे अलग अलग निकालने में समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग बोर्ड पर या रिबेट पर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने की वजह के बजाय कि रिजल्ट अलग अलग रिबेट या बोर्ड पर रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बजाय हम क्या करते हैं कि जो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट या रिबेट होंगे हमारे, उन्हीं पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और हम ये इंश्योर होंगे कि जब क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल जो बोल्ट है, जब वहां पर सेफ्टी है, तो और जो बोल्ट होंगे 100% हमें जो है सेफ्टी प्रदान करेंगे, वो वहां पर सेफ ही होंगे। और ये बात आपको खुद भी समझ आएगी जब मैं इस पे न्यूमेरिकल करूंगा और आपको खुद दिखाऊंगा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों। अभी आप कॉमन सेंस से बस देखो और मेरे मेरे 2-3 पॉइंट बस याद रखो कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट वो बोल्ट होते हैं जिसमें एक तो सीजी ऑफ बोल्ट जो होगा उससे दूरी पर होंगे, ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे। दूसरा एफटीआई और एफडीआई के बीच का जो एंगल होगा बहुत स्मॉलेस्ट होगा। अभी भले आपने 2 पॉइंट आपने याद कर लिए हैं, लेकिन जब मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा रहा हूंगा तो उस न्यूमेरिकल में आपको फील भी होगा और साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन में भी दिखेगा कि यहां पर एफ आर आई 2 में या F3 में, F4 में ये कम होते हुए दिखेंगे कंपेरेटिबल टू F1 में और F5 में। यहां पर जो क्रिटिकल फोर्स होता है ज्यादा होता है, मतलब कि फोर्स जो आएगा एफ आर आई वो ज्यादा आएगा। और जब ज्यादा फोर्स के साथ आपकी सेफ्टी है तो कम तो ऑलरेडी हो जाएगी ना, कम के लिए तो ऑलरेडी हो जाएगी ना। समझ आया? क्रिस्टली क्लियर हुआ है यहां तक? ऑल क्लियर? मुझे बताओ वो जो नॉट का पॉइंट है वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको। ये जो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट है फिर से आपको समझाऊंगा एक बार, क्योंकि जरूरत है, इसमें मेहनत की जरूरत है। और दोस्तों एक बार ये पकड़ हो गए ना आपके, तो पूरा का पूरा बोल्ट के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठ जाए आप हिलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगला एपिसोड जो होगा इसी पर मुझे बताना है कुछ बातें इंपॉर्टेंट, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा बोर्ड को खत्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्रेशन मेंबर हम टेंशन मेंबर स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद कंप्रेशन मेंबर है। इस तरह से हमारे चैप्टर फिर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड को यहीं पर करते हैं दोस्तों। थैंक्स टू ऑल। कुछ पूछना है तो पूछ लो। समझ आया यहां तक? बताइए, कोई डाउट? क्लियर है सब कुछ?